नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास 5 जनवरी 2026 की कुछ बेहद दिलचस्प खबरें हैं। जी। ये सुर्खियां अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग विषयों पर आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हें जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देख पाएं। बिल्कुल। आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। हाँ। हम देखेंगे कि साल 2026 की शुरुआत में सरकारें, मतलब चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या भारत, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कैसे कैसे कदम उठा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वेनेजुएला वाली खबर है ना? जी हाँ, बिल्कुल। वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका का तो कहना है कि ये ड्रग तस्करी के खिलाफ एक जरूरी कार्रवाई थी, पर क्या ये मामला इतना सीधा है? नहीं, ये मामला बिल्कुल भी सीधा नहीं है। देखिए, आधिकारिक तौर पर तो इसे ऑपरेशन न्यू ईयर ईव 2025 कहा जा रहा है जी, और वजह बताई जा रही है ड्रग्स। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका और मादुरो सरकार के रिश्ते मतलब कई सालों से तनावपूर्ण रहे हैं। हाँ, ये तो है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं और अमेरिका उस क्षेत्र में हमेशा से अपना प्रभाव चाहता है। तो जब द वॉशिंगटन पोस्ट ऐसी जगहों पर ये खबर आती है तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ ड्रग्स की लड़ाई है या फिर कुछ और, या फिर किसी देश की संप्रभुता और उसके संसाधनों पर नियंत्रण की एक बड़ी कोशिश। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यानी ये एक तरह से हार्ड पावर का प्रदर्शन है, पर सरकारें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए दूसरे कई ज्यादा महीन तरीके भी अपनाती हैं। बिल्कुल। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण चीन से आ रही खबर है, जिसने गर्भनिरोधकों पर टैक्स लगा दिया है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। चीन के नजरिए से देखें तो ये एक सोची समझी नीति है। अच्छा। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि 1 जनवरी 2026 से गर्भनिरोधक दवाओं और उपकरणों पर 13% वैट लगा दिया गया है। 13%? जी। दशकों तक इन चीजों पर टैक्स में छूट थी। अब सवाल है क्यों? क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी जनसांख्यिकी समस्या से जूझ रहा है। वो एक बच्चा नीति की वजह से? एकदम। सालों तक उसे सख्ती से लागू करने के बाद अब वहाँ जन्म दर बहुत गिर गई है और आबादी बूढ़ी हो रही है। तो ये एक तरह का पॉलिसी पैराडॉक्स हुआ। पहले आबादी रोकने के लिए सख्ती और अब आबादी बढ़ाने के लिए आर्थिक दबाव, कह सकते हैं। लेकिन शायद अकेले ये कदम काफी न हो। ये एक बड़े पैकेज का हिस्सा है। मतलब और भी चीजें हैं। हाँ, चीन की सरकार शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन भी दे रही है। ये टैक्स उसी दिशा में एक और कदम है। ये दिखाता है कि सरकारें सामाजिक व्यवहार को बदलने के लिए आर्थिक लीवर्स का इस्तेमाल कैसे करती हैं। एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। और नियंत्रण का एक और दिलचस्प उदाहरण तुर्कमेनिस्तान से है, जिसने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक नया कानून बनाया है। हाँ, और ये भी बहुत चालाकी से बनाया गया कानून है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दी है। तो अब वहाँ ये सब लीगल है, पर एक बहुत महत्वपूर्ण पेच है इसमें। लाइसेंस लेना होगा और सेंट्रल बैंक इस पर नजर रखेगा। अच्छा, वो पेच क्या है? उन्होंने क्रिप्टो को लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया है। लीगल टेंडर नहीं मतलब ये कि आप क्रिप्टो खरीद बेच तो सकते हैं, लेकिन उसे दुकान पर जाकर रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओहो। तो एक तरफ वो ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीक का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी राष्ट्रीय मुद्रा पर से नियंत्रण खोना नहीं चाहते। ये एक तरह का बीच का रास्ता है। तो हमने देखा कि कैसे दुनिया भर में सरकारें हार्ड पावर, सोशल इंजीनियरिंग और तकनीकी नियंत्रण का इस्तेमाल कर रही हैं। अब भारत की ओर आते हैं। यहाँ साल की शुरुआत में क्या प्राथमिकताएं दिख रही हैं? जी, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में एक नया नेतृत्व आया है। जी, एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने 1 जनवरी को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी AOC इन सी का पद संभाला है। ये कोई मामूली नियुक्ति नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी गुजरात और राजस्थान से लगी पाकिस्तान सीमा पर है। यह भारत की पश्चिमी हवाई सीमा की रक्षा की पहली पंक्ति है, इसलिए यहाँ का नेतृत्व हमेशा एक बहुत अनुभवी अधिकारी को ही दिया जाता है। और उनका प्रोफाइल भी यही बताता है। NDA से हैं और हजारों घंटों का लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। बिल्कुल। और सैन्य रणनीति के साथ साथ भारत की एक और बड़ी सामरिक प्राथमिकता है जो जमीन के नीचे छिपी है। मैं बात कर रही हूँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की।
हाँ, ये डेटा बहुत दिलचस्प है। 2025 के आंकड़ों के हिसाब से रेयर अर्थ ऑक्साइड के भंडार के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। 6.9 मिलियन टन का भंडार। जी। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है जिसे समझना होगा। हमारे पास रिजर्व तो बहुत है, लेकिन हम प्रोडक्शन यानी उत्पादन में बहुत पीछे हैं, 7वें नंबर पर। अच्छा। हम सालाना सिर्फ 2900 टन का उत्पादन करते हैं, जबकि चीन, जिसके पास सबसे बड़ा भंडार है, वो उत्पादन में भी दुनिया पर राज करता है। और ये एलिमेंट्स तो हर चीज के लिए जरूरी हैं आजकल, फोन से लेकर लड़ाकू विमान तक। तो ये आंकड़ा हमें बताता है कि भारत के पास आत्मनिर्भर बनने की क्षमता तो है, पर उस क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल करना अभी बाकी है। मेक इन इंडिया के लिए ये एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है। इसी तरह देश की एक और महत्वपूर्ण संस्था न्यायपालिका में भी साल की शुरुआत में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ। पटना उच्च न्यायालय में जस्टिस संगम कुमार साहू को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जी, और साथ ही जस्टिस सोमेन सेन केरल और जस्टिस रेवती प्रशांत मोहिते डेरे मेघालय उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये नियुक्तियां कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद हुई हैं। हाँ, दिसंबर 2025 में सिफारिशें हुई थी। कॉलेजियम प्रणाली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं, भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक स्तंभ मानी जाती है। हालांकि इसकी पारदर्शिता को लेकर बहस भी चलती रहती है। वो तो है, लेकिन ये नियुक्तियां दर्शाती हैं कि साल की शुरुआत में न्यायिक नेतृत्व को स्थिर करने का काम पूरा हो गया है। तो हमने देखा कि भारत अपनी रक्षा, सामरिक संसाधन और न्यायपालिका को कैसे मजबूत कर रहा है। लेकिन एक देश सिर्फ हार्ड पावर से नहीं बनता। सही बात है। उसकी पहचान उसकी नीतियों, संस्कृति और लोगों से भी होती है। और इस सिलसिले में तमिलनाडु सरकार का एक फैसला बहुत अहम है। बहुत ज्यादा अहम। तमिलनाडु ने तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम यानी टैप्स की घोषणा की है। इसके तहत क्या है? इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन की गारंटी दी गई है। ये तो एक तरह से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस जैसी वापसी है। बिल्कुल, जिसकी मांग कई राज्यों में हो रही है। लेकिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर तो अक्सर चिंता जताई जाती है कि ये सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ डालती है। एकदम, और शायद इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने एक मिला-जुला मॉडल अपनाया है। इस योजना के लिए सरकार और कर्मचारी दोनों ही योगदान देंगे। अच्छा, तो ये हाइब्रिड मॉडल है। हाँ, ये दिखाता है कि राज्य सरकारें कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और राज्य की वित्तीय सेहत के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। जब कल्याण की बात आती है तो उसमें सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और साहित्यिक समृद्धि भी शामिल होती है। और यहाँ इफ्को साहित्य सम्मान की खबर प्रासंगिक हो जाती है। एकदम। ये सम्मान 2025 के लिए हिंदी की जानी मानी लेखिका मैत्री पुष्पा को दिया गया है। इफ्को साहित्य सम्मान की खासियत क्या है? को मान्यता देना है कि भारत की असली कहानियां उसके गांव और कस्बों में बसती हैं। और भारत सिर्फ अपनी साहित्यिक विरासत को ही नहीं, बल्कि अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को भी दुनिया के सामने रख रहा है। आप पिपरावा अवशेषों वाली प्रदर्शनी की बात कर रहे हैं। जी। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध के पिपरावा अवशेषों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। हाँ, द लाइट इन द लोटस पिपरावा के अवशेषों को भगवान बुद्ध से जुड़े सबसे पुराने और प्रामाणिक अवशेषों में गिना जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक तरह की कल्चरल डिप्लोमेसी है, सांस्कृतिक कूटनीति। इसके जरिए भारत दुनिया को ये संदेश देता है कि वह सिर्फ एक आर्थिक और सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि एक गहरी और समृद्ध सभ्यता का केंद्र भी है। ये भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। और सॉफ्ट पावर की बात करें तो खेल से बेहतर माध्यम क्या हो सकता है? यहाँ दो खबरें हैं। जी। एक जमीनी स्तर की और एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, बेंगलोर में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप शुरू हुई है। इसमें करीब 1000 युवा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, और खो खो जैसे हमारे स्वदेशी खेल को इस तरह का मंच मिलना ये सुनिश्चित करता है कि प्रतिभाएं छोटे शहरों और गांवों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर आएं। ये भविष्य के चैंपियन बनाने की नींव है। और दूसरी खबर यह है कि भारत 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करेगा, जो गुजरात में होंगे। जी, गुजरात में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक तरह का ओलंपिक्स है जो पुलिस कर्मियों और अग्निशमन कर्मियों के लिए होता है। 70 से ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं। तो इसकी मेजबानी मिलना एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये भारत की संगठनात्मक क्षमता और दुनिया में उसके बढ़ते कद को दिखाता है। तो एक तरफ हम खो खो से अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से दुनिया में अपनी साख बना रहे हैं। इन सभी खबरों में हमने देखा कि कैसे सरकारें, संस्थाएं और नीतियां देश और दुनिया की दिशा तय कर रही हैं।
पर अंत में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो एक व्यक्ति की असाधारण उपलब्धि के बारे में है। विश्व स्तर पर सबसे अमीर भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? ये खिताब मिला है जयश्री उल्लाल को, जो अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ हैं। और यहाँ प्रोफेशनल मैनेजर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि वो कंपनी की संस्थापक मालिक नहीं है, वो एक ऐसी पेशेवर है जो अपनी काबिलियत और मेहनत से कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़कर शीर्ष पर पहुंची हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अक्सर जब हम अमीर भारतीयों की बात करते हैं तो जिक्र उन लोगों का होता है जिन्होंने अपनी कंपनियां खुद बनाई। बिल्कुल। जयश्री उल्लाल की कहानी इस बात का सबूत है कि सिलिकॉन वैली में सफलता के लिए आपको फाउंडर होना जरूरी नहीं है। एक प्रोफेशनल मैनेजर भी सही विजन के साथ एक कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। ये भारत के उन हजारों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से। तो आज हमने इन सभी खबरों को परत दर परत खोला। वेनेजुएला में सैनिक कार्रवाई से लेकर चीन की जनसांख्यिकी नीति तक, और भारत में पेंशन स्कीम से लेकर एक भारतीय सीईओ की वैश्विक सफलता तक। ये एक ही दिन की झलकियां हमें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी जटिल और आपस में जुड़ी हुई है। एक तरफ वैश्विक रुझान है, जैसे नई तकनीक पर नियंत्रण, सामरिक संसाधनों की होड़, और दूसरी तरफ हर देश की अपनी घरेलू प्राथमिकताएं हैं, जैसे कर्मचारियों का कल्याण, स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना और अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना। ये हमें सोचने के लिए दिलचस्प सवाल भी देता है। आज हमने देखा कि कैसे एक देश अपनी घटती आबादी को लेकर इतना चिंतित है कि वो लोगों की व्यक्तिगत पसंद पर भी टैक्स लगा रहा है, और वहीं भारत का एक राज्य अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। तो बड़ा सवाल क्या है? और यही आज का बड़ा सवाल है। सरकारें अपने नागरिकों की तात्कालिक जरूरतों और उनकी व्यक्तिगत आजादी के साथ साथ देश के दीर्घकालिक, मतलब जनसंख्याकीय और आर्थिक लक्ष्यों के बीच संतुलन कैसे साधती हैं। इन अलग अलग घटनाओं का जोड़ ही शायद हमें बताता है कि कोई भी देश असल में किन मूल्यों को प्राथमिकता देता है और भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये थे 5 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां मेंबर कौन सा देश बना है? Which country became the 21st member of the Eurozone from the 1st of January 2026? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।